हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए आज आपके दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है। आज हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वैसे ही प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक है, 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके पास, एकदम क्वेश्चन की सीरीज देखते रहिए और एकदम प्रैक्टिस सेट लगाइए, एकदम जितना प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आज आपका दोस्तों 3 तारीख हो गया और 8 तारीख से एग्जाम है, यानी 5। तब 5 दिन में दोस्तों अगर 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्तों तो 250 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 250 क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों देखिए, एकदम लास्ट तक देखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है। आज सभी टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्य खाद्य संग्रह अवस्था से खाद्य उत्पादन अवस्था में किस काल में गया। तो किस काल में गया दोस्तों? खाद्य संग्रह अवस्था से खाद्य उत्पादन अवस्था में पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में कि ताम्र युग में। क्या हो जाएगा? 51 नंबर दोस्तों। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ग नंबर, नव पाषाण काल में गया। ठीक ना। देखिए दोस्तों मैं ज़्यादातर बताने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों आपके पास समय कम है, प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि, तमिल लिपि की खरोष्ठी लिपि की अपठित। क्या हो जाएगा आंसर? 52 का। तब 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, घ नंबर, अपठित थी। ठीक ना। सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो अपठित थी। अगला देख लेते हैं कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे ये पूछ रहा है। महावीर थे, ऋषभ थे, पार्श्वनाथ थे कि मणि सुब्रत थे। 53 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी दोस्तों ये पहले तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर हुए दोस्तों, मतलब अंतिम तीर्थंकर हुए दोस्तों। और जो ऋषभ थे दोस्तों ये पहले तीर्थंकर हुए। ठीक ना। 24 तीर्थंकर हुए थे तो ये अंतिम थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं और 23वें थे दोस्तों आपके पारसनाथ। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य में मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश ने शासन किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा राजवंश आया। सातवाहन, शुंग कि कौरव कि नंद। क्या हो जाएगा? 54 का। 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ख नंबर, शुंग वंश आया। तो मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश आया, याद रखिएगा। अगला है कि संगम काल में निम्नलिखित में से कौन सा चोलों का प्रसिद्ध पतन था, यानी पतन मतलब बंदरगाह। तो संगम काल में दोस्तों चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तंजावुर था, उरईयूर था, कावेरी पट्टनम था कि मामल्लपुरम था। 55 का क्या हो जाएगा आंसर? 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कावेरी पट्टनम था। ठीक ना। तो संगम काल में चोलों का प्रसिद्ध पतन कौन था, बंदरगाह कौन था? तो कावेरी पट्टनम, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से किसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था दोस्तों? हर्षवर्धन ने, राजा राज चोल ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने कि नरसिंह वर्मन ने। क्या हो जाएगा 56 का आंसर? तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, घ नंबर, नरसिंह वर्मन ने दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक ना। अगला देख लेते हैं 57 नंबर। 57 है कि चालुक्यों के मंदिर वास्तुकला के विकास की प्रारंभिक अवस्था किस मंदिर में दिखाई गई है। तो जो दोस्तों चालुक्यों के मंदिर वास्तुकला के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है दोस्तों, तो किस मंदिर में इसे देखने को मिलता है? ऐहोल मंदिर में, हालेविड में कि मदुरई में कि हम्पी में। 57 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 57 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ऐहोल में मिलता है। ठीक ना, ऐहोल में। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य पैदा हुए थे। आदि शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? काशी में, कलादी में, मदुरई में कि कांचीपुरम में। क्या हो जाएगा 58 का आंसर? 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कलादी में पैदा हुए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला देते हैं 59 नंबर कि चोलों के ग्राम्य प्रशासन का विवरण किस लेख में मिलता है। देखिए दोस्तों आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, इससे आपको मालूम चलेगा कि दोस्तों आपने कितनी तैयारी की है। ठीक ना। तो अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि 50 में कितना नंबर आपका आ रहा है। तो अगला है दोस्तों कि चोलों के ग्राम्य प्रशासन का विवरण किस लेख में उपलब्ध है। तंजावुर में, उत्तरामेरर में, तिरुचिरापल्ली में कि कांचीपुरम में। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा,
मेरठ में, ठीक ना, उत्तरा मेरठ में मिलता है। अगला है देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद गोरी, बाबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। 60 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 60 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए दोस्तों, अगर ये पूछे कि प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था तो यही हो जाएगा, ये भी मोहम्मद बिन कासिम ही होगा, ठीक ना। 712-13 ईस्वी में दोस्तों, 712 या 13 ईस्वी में दोस्तों इसने आक्रमण किया था। अगला देखते हैं, अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और रेहमू, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जय पाल और महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा 61 का आंसर? 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों दोस्तों इन्हीं के बीच हुआ 1191 और 1192 में, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला है कि गुरुमुखी भाषा के जन्मदाता कौन है? बताइए, गुरु नानक, अर्जुन देव, अंगद कि अमरदास। क्या हो जाएगा 62 का आंसर? तो 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अंगद थे। कौन थे? अंगद थे गुरुमुखी भाषा के जन्मदाता। 62 हो गया, तो 63 देख लेते हैं। 63 है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने मेवाड़ के शासक को अपनी राजधानी छोड़ने को मजबूर किया? बताइए उस शासक का नाम जो मेवाड़ के शासकों को अपनी राजधानी छोड़ने का मजबूर किया। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। 63 का क्या हो जाएगा आंसर? 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अकबर ने दोस्तों, अकबर था, ठीक ना, अकबर। अगला देखते हैं, अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त लाया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में कोई भी खराबी नहीं है, एकदम क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त है। तो पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? मद्रास में, कलकत्ता में, मछलीपट्टनम में कि सूरत में। क्या हो जाएगा 64 का आंसर होता है। देखिए दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो अंग्रेज़ थे, तो उन लोगों का सूरत अच्छा था। क्या था? सूरत अच्छा था, तो इस तरह याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम। तो कौन दोस्तों गलत है इसमें बताना है 65 में। तो 65 में दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला गलती है दोस्तों, ठीक है। पहला गलती है क नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है? ये भी जोड़ा वही डबल क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना नहीं हुई ये बताना है। बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कौन सी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुई थी? 66 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ये इसके समय नहीं हुई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था 1905 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी में, दिल्ली दरबार भी दोस्तों इसी के समय हुआ, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगला है कि अंत में दिए गए कोड में से सही को चुनकर निम्नलिखित 4 घटनाओं को ऐतिहासिक कालक्रम में रखना है। इसके कालक्रम के अनुसार दोस्तों व्यवस्थित करना है 67 में। तो आप दोस्तों देख सकते हैं वीडियो रोक करके क्या होगा आंसर, ठीक ना। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। जिससे गांधी रिविन समझौता 1900 कब होता है? गांधी रिविन समझौता 1930-31 में हुआ था, ठीक ना। और उसी तरह मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला देखते हैं, स्वराज पार्टी का लक्ष्य था, बताइए स्वराज पार्टी का लक्ष्य क्या था? कांग्रेस के आंदोलन का बहिष्कार करना, पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन, विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार को अंदर से तोड़ना, आतंकवाद का आश्रय लेना। क्या था स्वराज पार्टी का लक्ष्य दोस्तों? 68 का आंसर क्या होगा? 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा कि विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार को अंदर से तोड़ना, ये स्वराज पार्टी का लक्ष्य था। अगला है देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से आपका चेंज हो गया, ठीक ना। 69 नंबर 68 तक हो गया, 68 तक ये आपका हिस्ट्री ही चल रहा था। अगला देखते हैं, देखिए 69 नंबर के निम्नलिखित में किसी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था?
मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया दोस्तों? तो ये लिया था दोस्तों आपके भीमराव अंबेडकर ने, ठीक ना। जबकि गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 से दोस्तों गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ, तो 1930, 1931 और 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अगला है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से कौन कांग्रेस एवं हिंदू महासभा दोनों के अध्यक्ष था? तो कांग्रेस एवं हिंदू महासभा दोनों का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा आंसर 70 का? तो 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लाला लाजपत राय दोस्तों कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों के दोस्तों अध्यक्ष थे, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित नहीं था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण, N.G. गोरे, आचार्य नरेंद्र देव, वल्लभ भाई पटेल। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला है 72 कि मूलतः एक लड़ाकू राष्ट्रवादी, बाद में एक समर्पित मार्क्सवादी तथा अंत में एक उग्र मानवतावादी, यह कथन किसको संदर्भित करता है? तो किसके बारे में ये संदर्भित करता है? सो कथन कि मूलतः एक लड़ाकू राष्ट्रवादी था, बाद में एक समर्पित मार्क्सवादी हुआ, अंत में एक उग्रवादी मानवतावादी हुआ। क्या हो जाएगा आंसर? 72 का आंसर दोस्तों 72 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, M.N. राय। M.N. राय के बारे में एक कथन है, ठीक ना। अगला है 73 ये कौन सा प्रथम सत्याग्रही था जिसे महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन कौन थे दोस्तों? प्रथम भूमि आंदोलन चलाने वाले तो ये थे दोस्तों आपके विनोबा भावे, ठीक ना। अगला है 74 कि ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू। 74 का क्या हो जाएगा सर? 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है कि तुम कुछ भी कहो स्वदेश शासन सबसे अच्छा है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने कि महात्मा गांधी ने। क्या हो जाएगा 75 का आंसर? 75 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। अगला है भारत स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी भारत के स्वतंत्रता होने के समय दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चन जबरदस्त है। लॉर्ड एटली, सर विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या हो जाएगा 76 का आंसर? 76 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सो लॉर्ड एटली दोस्तों भारत स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो 77 का क्या हो जाएगा? सो लोकसभा के बाद कौन है? ये देखिए, सो इसको कमेंट बॉक्स में, ये हमको गलत लग रहा है, ठीक ना। 77 का आप जरूर सर्च मार कर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में किसका प्रावधान नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान में किसका प्रावधान नहीं है? आर्थिक अधिकार का, शैक्षणिक अधिकार का, राजनीतिक और धार्मिक अधिकार का, सामाजिक अधिकार का कि धार्मिक अधिकार का? 78 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 78 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आर्थिक अधिकार का दोस्तों ये प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला है कि दोस्तों आपके RPF SI में दोस्तों महान्यायवादी से क्वेश्चन खूब पूछा था, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन है, ये बताना है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान करने का अधिकार है। तो कौन गलत है दोस्तों? 79 का आंसर 79 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ गलत है, ये मतदान करने का अधिकार इसको नहीं है, ठीक है। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में ये है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है, बताइए अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या है भारतीय संविधान में? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियाँ, आंतरिक आपातकाल से संबंधित शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग संघ सरकार और राज्य
दोनों द्वारा किया जा सकता है। ऐसी शक्ति जिनका संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में विनिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जिनका दोस्तों उल्लेख राज सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है, उसी को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ठीक ना। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है। क्या हो जाएगा 81 का आंसर? 81 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। ठीक ना। अगला है कि भारतीय संविधान में लोकसभा में किसके प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है? एंग्लो इंडियन समुदाय, पारसी, साहित्य, कला, खेल इत्यादि के विख्यात व्यक्ति, व्यापार समुदाय। क्या हो जाएगा आंसर? 82 का दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक ना, एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला है दोस्तों 83, यदि पद पर रहते हुए भारत राष्ट्रपति मर जाए, भारत राष्ट्रपति मर जाए तो उपराष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल में शेष काल तक, अधिकतम 3 माह की अवधि तक, अधिकतम 6 माह की अवधि तक, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक। कह रहा है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति मर जाए तो उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे, तो कितने दिन तक दोस्तों वो कार्य करेंगे। ठीक है। 83 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों कि अधिकतम 6 माह का अवधि तक दोस्तों कार्य करेंगे। ठीक ना। 6 माह के अंदर दोस्तों इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगला देते हैं। अगला है कि वह राज्य जिसने भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ समय के लिए एशियोटिक राज्य का दर्जा प्राप्त किया, वह राज्य कौन सा है दोस्तों? कुछ समय के लिए एसोसिएट राज्य का दर्जा प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? 84 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक ना, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में? ऑप्शन नंबर पहला 85 का, अपनी सरकार के प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये तो दोस्तों अधिकार है। ठीक ना। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक ना। गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक, ये भी सही है, ये भी अनुच्छेद में कहा गया है, दोनों सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये भी ठीक है। अगला है पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत में ये नहीं कहा गया है, अनुच्छेद में है लेकिन ये गांधीवादी सिद्धांत में नहीं है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा 85 का। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज अधिनियम शामिल है? तो किस अनुसूची में दोस्तों पंचायत राज का उल्लेख किया गया है? 3री में, 6ठी में, 7वीं में कि 11वीं में? क्या हो जाएगा 86 का आंसर? तो 86 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। 11वीं सूची में दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जबकि 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक ना। अगला है निम्नलिखित में से किस एक विषय को संघ सूची में शामिल किया गया है? तो संघ सूची में कौन शामिल है? डाक एवं तार, आपराधिक कानून, पुलिस, भू राजस्व। 87 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, डाक एवं तार। यहाँ से भी दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछ सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता है किंतु कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? तो प्रकृति में कौन नहीं पाया जाता है लेकिन कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों रेडियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम। 88 का क्या हो जाएगा आंसर? 88 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। रेडियम दोस्तों, रेडियम है जो कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है किंतु प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक ना। अगला 89 है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो गया। ठीक ना। अब यहाँ से आपका साइंस है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कौन है इसमें दोस्तों जो पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड और कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ऑपरेटर,
क्रोमोसोम, कोशिका झिल्ली और लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्लास्टिड और कोशिका भित्ति दोस्तों कोल ये पादप में पाया जाता है, ठीक ना, पादप में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। कोशिका का पावर हाउस। गोल्जी ऑपरेटर दोस्तों ये संवहन का कार्य करता है दोस्तों, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। क्रोमोसोम दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या कहते हैं दोस्तों? तो लाइसोजाइम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अम्लीय अवशिष्ट छोड़ता है? तो कौन सा अम्लीय अवशिष्ट छोड़ता है ये पूछ रहा है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, पोटास सल्फेट का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 90 का। तो 90 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट दोस्तों ये अम्लीय अवशिष्ट छोड़ता है, ठीक ना। अगला है पोलियो के टीके की खोज किसने की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की? साल्क ने, इजाक ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने। देखिए ऑप्शन भी आपके एकदम करीब करीब है। क्या हो जाएगा 91 का? 91 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। प्रोफेसर शॉक ने दोस्तों पोलियो के टीके की खोज की थी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, अगला है दोस्तों दो माध्यमों के विलगन सतह पर प्रकाश का मुड़ना है। तो प्रकाश का मुड़ता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं कि अवशोषण कहते हैं। क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 92 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग सही जगह। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश अपनी सतह से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जबकि दोस्तों चारों ओर बिखर जाता है तो विक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। जब प्रकाश वापस लौट कर आता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। अगला है सूर्य के प्रकाश में त्वचा के खुले रहने से किस विटामिन का उत्पादन होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, यही क्वेश्चन कहने का अर्थ है। ए विटामिन डी, विटामिन ए की विटामिन सी। 93 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 93 का दूसरा ऑप्शन नंबर ख सही जगह, विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक ना। 94 देख लेते हैं। 94 है कि बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक दांतों के उगलने का क्रम क्या है? मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर्स, कैनाइन। क्या हो जाएगा आंसर? 94 का आंसर दोस्तों। 94 का दोस्तों ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तीसरा यानी देखिए दोस्तों सबसे पहले इंसीजर्स आता है, तब कैनाइन आता है, उसके बाद दोस्तों प्रीमोलर आता है, उसके बाद मोलर आता है, ठीक ना। इसका सूत्र भी होता है 2123 2123 होता है, ठीक ना। 2123 होता है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला इसका सूत्र वही होता है 2123 होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं, अगर दोस्तों किसी का भी दोस्तों संख्या मालूम करना हो तो 4 से गुणा कर दीजिए। जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है ना, तो इंसीजर्स की संख्या अगर याद करना है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 8 आता है। कैनाइन क्या करना है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 आएगा। इसका भी दोस्तों 8 आ जाएगा, इसका दोस्तों 4 × 12 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 8 20, 20 और 12 32 आ जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, परागण के संदर्भ में पौधे एवं कीटों का जैव संबंध है। कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअल अलिज्म की पैरासाइटिज्म की सैप्रोफाइटिज्म। क्या हो जाएगा 95 का आंसर? 95 का दोस्तों ख हो जाएगा, म्यूचुअल आइलिज्म। याद रखिएगा कि पौधों एवं कीटों का जैव संबंध क्या कहलाता है? तो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है कि 48 हो जाएगी? क्या हो जाएगा 96 का आंसर? 96 का दूसरा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 46 होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा यानी 46 होती है, ठीक ना। अगला है 97, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग दाएं एवं बाएं दोनों तरफ स्थित नहीं है? दाएं एवं बाएं दोनों तरफ स्थित नहीं है, कौन सा है? फेफड़ा है, गुर्दा है, प्लीहा है, आंखें है। क्या हो जाएगा 97 का आंसर दोस्तों? तो 97 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, प्लीहा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइए? तो पेडिक बैसिलस, निमोनिया कोकी, ठंड लगना वायरस, हाइजा प्रोटोजोआ।
कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? आसान है, क्या हो जाएगा 98 का आंसर? 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। निमोनिया दोस्तों कोकी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक ना। निमोनिया दोस्तों एक बैक्टीरिया से होता है। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से किसको खाद्य सामग्री के परिरक्षण के रूप में प्रयोग करते हैं? तो किसको करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं आपको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अगला है लास्ट, 18 कैरेट सोने से बने आभूषण में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है? तो शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके 75%, ठीक ना। 18 कैरेट सोने से बने आभूषण में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है दोस्तों। तो 18 कैरेट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 से कटाएंगे 6 बार, ये कटेगा 25 बार, 6 से कटा देंगे तो 3 बार, यानी 25 × 75%, ठीक ना। इस तरह आप हल करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।